बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट से लेकर आपके केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। अपने फोन को आप लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस CrO4 2 माइनस आपका गया है। अब रिएक्शन शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन, तो अगर मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेरे को इसको बढ़ाना है, यहाँ पर क्या होता है H2O Cr2O7 के साथ रिएक्ट करके आपका CrO4 2 माइनस और H प्लस बनाता है। तो अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में OH माइनस दे दूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपका H प्लस खत्म हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। मतलब दोस्तों अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दे दूं तो यहाँ से H प्लस खत्म होते जाएगा, सामने आपकी रिएक्शन बढ़ती जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोस्तों आपका बेसिक मीडियम में आपका हो जाएगा। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का आपको दोस्तों रेशियो बताना है। तो लैम्डा होता है H/mv और इसको मैं लिख सकता हूं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर उन दोनों का बराबर है यानी कि m इंटू काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इज इक्वल टू m इंटू काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का, तो फिर आपको यहां से देखने को पता चल ही रहा है जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों आपका मास आ रही है। तो जिसका मास आपका कम है ना उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है 1 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज डिजॉल्व इन 9 मोल ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो दोस्तों 1 मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि CH2OH, तो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों इसका 1 मोल निकालता हूँ तो 62 ग्राम मेरे पास आ जाता है। और दोस्तों 9 मोल आपका वाटर है यानी कि 9 इंटू 18, ये दोस्तों मेरा वाटर का मास हो गया। हम मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास अपॉन टोटल मास, मास अपॉन टोटल मास। तो 62 इसका है तो 62 अपॉन 62 प्लस 162 इंटू 100, मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 27.6% आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों फॉर अ रिएक्शन ए से बी से सी इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज सेट टू बी 0, तो दोस्तों ए से आपका बी बनता है और बी से दोस्तों आपका सी बनता है, ये K1 रेट से ये K2 रेट से। अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी 0 है यानी कि जिस रेट से ए से बी बनता है ना उसी रेट से आपका बी से सी भी आपका बन जाता है, तभी आपको लगता है कि बी आपका फॉर्मेशन उसका 0 हो रहा है। तो फिर K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इससे आपको दोस्तों ए से बी बन रहा है इज इक्वल टू K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी को मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ, K1/K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा, जिस रेट से ए से बी बनता है उसी रेट से बी से सी आपका बन जाता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन हुज पीएच इज मेंटेन्ड एट 7.4 बाय एन एसिडिक बफर। सही बात है, हमारा ब्लड दोस्तों एक बफर सॉल्यूशन है जिसका जो आपका पीएच है लगभग 7.4 के आपके करीब रहता है, एसिडिक बफर यहाँ पर होता है। पीएच इज मेंटेन्ड बाय HCO3 माइनस एंड H2CO3। सही बात है, तो यहाँ पर एक दोस्तों वीक एसिड है और यहाँ पर एक आपका सॉल्ट वाला आपको दोस्तों पार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका एक वीक एसिड वाला है यानी कि एसिडिक बफर का आपका काम करता है और ये दोस्तों आपके मेंटेन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट 2 और 1 आपकी दोनों करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों AgCl से हाफ H2Ag प्लस, तो यहाँ पर दोस्तों इसका दोस्तों आपको बताना है सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात H2 से आपका H प्लस यहाँ पर बन रहा है, तो H2 से मेरा दोस्तों H प्लस यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर AgCl से दोस्तों आपका क्या बन रहा है, Ag बन रहा है। AgCl से Ag बन रहा है तो दोस्तों इसका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप कैथोड पे देखें तो AgCl से यहाँ पर Ag बन रहा है या Ag प्लस और Cl माइनस बन रहा है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एनोड पे दोस्तों H2 से दोस्तों आपका H प्लस बना है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2 60 इसका दोस्तों इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। इसके बाद आपको बताना है मोल फ्रैक्शन यहाँ पर क्या होगा। तो फिर दोस्तों आप दोस्तों डायरेक्ट ये दोस्तों याद कर लीजिए, जीटा बी बाई जीटा ए क्या होता है। तो दोस्तों जीटा बी यानी कि सॉल्यूट का अपॉन जीटा ए दोस्तों जो आपका सॉल्वेंट का है वो होता है मोलैलिटी जो आपकी सॉल्यूट की दी होगी इनटू मॉलिक्यूलर मास जो कि दोस्तों आपका सॉल्वेंट का यहाँ पर दिया होगा अपॉन 1000। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है। और दोस्तों मैं जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी भी लिख सकता हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो मोल फ्रैक्शन का सम आता है क्या आता है, 1 आता है। तो मैं यहाँ पर जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं दोस्तों जीटा बी को बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों
अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा। तो फिर दोस्तों नेगेटिव डेविएशन यानी कि नेगेटिव डेविएशन यानी कि दोस्तों आपकी कम वेपर बन रहे हैं, कम वेपर बन रहे हैं यानी कि दोस्तों आपका डिक्रीज वेपर प्रेशर है। कैसा है, डिक्रीज वेपर प्रेशर है। जो चीज़ें हैं ना वो वेपर बनना ही नहीं चाह रही, उनका एसोसिएशन बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि वेपर बनना ही नहीं चाह रही तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को क्या हो जाएगा, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पॉजिटिव डेविएशन देख लेना है, जहाँ पर ज़्यादा वेपर बनते हैं। तो इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल वाटर, इथेनॉल एसीटोन। तो यहाँ पर पोलर के साथ अगर मैं दोस्तों नॉन पोलर मिला दूँ, अगर मैं अपोजिट नेचर वाली चीज़ें मिला दूं तो तब दोस्तों मेरे को मिलता है मिथेनॉल वाटर, CCl4 बेंजीन, CCl4 टोलिन। तो यहाँ पर ये जो NCERT के जो एग्जाम्पल थे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, PDF भी हम आपको दे देंगे बाद में। इसके बाद नेगेटिव डेविएशन का यहाँ पर CH Cl3 C डबल बॉन्डो CH3, यहाँ पर CH C6H6। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके नेगेटिव डेविएशन वाले ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज बेसिक, सही बात है। अमोनियम कार्बोनेट क्या होता है, अमोनियम कार्बोनेट होता है NH4 होल टाइप CO3, ये दोस्तों आपका बेसिक होता है, सही बात है। एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड्स ऑन Ka एंड Kb, सही बात है। जो आपका एसिडिक या फिर बेसिक नेचर है Ka और Kb पे आपका डिपेंड आपका करता है। अगर दोस्तों मेरा Kb Ka से ज़्यादा हो गया, Kb Ka से मेरा दोस्तों ज़्यादा हो गया तो फिर मतलब ये क्या है, बेसिक है। यहाँ पर आप H2CO3 में अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पर दोस्तों इसका K 10⁻⁷ में आएगा, NH4OH का यहाँ पर दोस्तों 10⁻⁵ में आएगा। तो इनका जो आपका सॉल्ट बन रहा है ना NH4 होल टाइप CO3, तो इसमें दोस्तों Kb से और Ka से आपका फर्क पड़ता है। Kb ज़्यादा है तो फिर सॉल्यूशन क्या बन रहा है, सॉल्ट का बेसिक बन रहा है। इसके बाद मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। तो फिर दोस्तों CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। तो फिर दोस्तों हमको दोस्तों यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन। तो दोस्तों CH4 प्लस O2 ऐसे ही आपका दोस्तों कंबशन होता है, ये हो जाएगा CO2 प्लस H2O। तो ये यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोस्तों आपके 4 हाइड्रोजन है। तो फिर मैं यहाँ पर दोस्तों इसको बैलेंस कर लूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों बैलेंस करने के बाद ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो 1 मोल CH4 आपका 1 मोल CO2 देता है। 22 ग्राम बना है, यानी कि सिर्फ आधा मोल दोस्तों आपका CO2 बना है, यानी कि आधा मोल CH4 दोस्तों मैंने यूज़ किया है। और एक CH4 में दोस्तों मास कितना होता है 16, तो हाफ इंटू 16 8 ग्राम आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो फिर यहाँ पर 0.01 है, यहाँ पर 0.02 है। 0.01 से 0.02 यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई इसको किया है, तो रेट क्या हो गया 3 इंटू 4 हो गया, 3 से 1.2 चला गया, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये दोस्तों उसके स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये इसका रेट क्या है 2 है। वरना आप दोस्तों ये 12th बोर्ड वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ये इससे भी आपको सेम आएगा तरीका। इसके बाद इफ 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब डेल्टा T0, फोन को लैंडस्केप मोड में प्लीज कर लीजिए, फ्रॉम 30 डेसीमीटर क्यूब टू 45 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट अपोजिंग प्रेशर ऑफ 80 किलो पास्कल। आपको बताना है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। अगर दोस्तों मेरा डेल्टा T0 हो गया ना, यानी कि डेल्टा U जो कि होता है NCV डेल्टा T, वो भी दोस्तों आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो Q प्लस W आपका केमिस्ट्री में क्या होता है डेल्टा E होता है। तो फिर डेल्टा E या फिर डेल्टा U आपका 0 हो गया। वर्क डन में मैं दोस्तों -P एक्सटर्नल डेल्टा V से निकाल सकता हूँ। तो फिर यहाँ से मेरा ये -1200 आपका आ जाएगा, और Q दोस्तों आपका माइनस और वर्क डन यानी कि 1200 यहाँ पर आ जाएगा। वर्क डन -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यहाँ पर आइसोथर्मली था इसलिए डेल्टा E आपका 0 हो गया, तो Q यहाँ से 1200 आ गया। इसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंप्लीटली फिल्ड सब सेल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो फिर दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2n², यानी कि 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 32। अब मेरे से मांगा है कि s इज इक्वल टू प्लस 1/2। यहाँ पर अगर एक आपके सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक के प्लस 1/2 होगा, एक के प्लस -1/2 होगा। तो ये तो यहाँ यानी कि 2 में से एक ही ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास आपका 1/2 है। तो फिर 32 में से आधे ही आपके ऐसे इलेक्ट्रॉन बचेंगे जिनके पास आपका 1/2 रहेगा। तो 16 ही आपके दोस्तों इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ रेडियल नोड प्रेजेंट इन 3p। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आपके क्या होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ रेडियल नोड आपके क्या होता है n - l - 1, यानी कि 3। p के लिए क्या होता है, s के लिए आपका
एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एफ के लिए 3 होता है। तो पी में दोस्तों आपका 1 होता है, तो 3 - 1 - 1 यानी कि 1 रेडियल नोड मेरे पास ये यहाँ पर है, 1 रेडियल नोड मेरे पास है। एंगुलर नोड यानी कि एंगुलर नोड दोस्तों क्या होते हैं, एल के बराबर, यहाँ पर आपके 1। टोटल नोड कितने होते हैं, n-1 होते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ x किलोग्राम इज मिक्सड विद 18.6 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 24 डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन इज इन फ्रीजिंग पॉइंट टेक्स प्लेस। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। 24 डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन दोस्तों आपका 24 केल्विन के ही बराबर है। चेंज जो है आपका केल्विन सेल्सियस दोनों में बराबर हो जाता है। डेल्टा टी आपका क्या होता है, I × KF × M। इथिलीन ग्लाइकॉल दोस्तों आपका कुछ नहीं करता, ना तो ये डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आपका सिर्फ 1 आपका रह जाता है, 24 का आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ पर M क्या होता है, मोलैलिटी यानी कि मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल अपॉन उसका जो मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। 18.86 मैंने दोस्तों ग्राम वाटर में यहाँ पर लगाया है, तो फिर ये दोस्तों लगभग आपका 17 ग्राम आपका वो हो जाएगा। डेल्टा टी ऑफ आपका क्या होता है, I × KF × M। मोलैलिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं ये मास वाला नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास किसका लेना है, सॉल्वेंट का लेना है, सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का नहीं लेना है। इसके बाद फाउंड आउट द चार्ज इन कूलम रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज द 1 मोल ऑफ H2O टू प्रोड्यूस O2 एज वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोड। तो फिर दोस्तों मेरे को उतना चार्ज बताना है कि दोस्तों O2 मेरा 1 मोल ऑफ वाटर निकाल दे। तो 2H2O आपका क्या देता है, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद 4H+ + O2। तो फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फिर दोस्तों मेरे को 1 मोल के लिए, तो यहाँ से 1 मोल, अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो मैं रिएक्शन को आधे से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 मोल से मेरा दोस्तों आधा H2O बनता है, आधा O2 बनता है। तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, यानी कि एक मोल से आधा O2 बनता है, यानी कि मेरे को यहाँ पर 1 फराड का चार्ज चाहिए। 1 × 96 96,500 कूलम का मेरे को चार्ज चाहिए। अगर दोस्तों मेरे को 1 मोल बनाना है ना, यहाँ से आपका आधा ही बन रहा है, 1 मोल बनाना है तो मेरे को 2 फराड चाहिए, यानी कि 2 × 96,500, 1300 हमको 19300 हमको चाहिए। इसके बाद दोस्तों ए से बी आपका गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपको वैल्यू दिया हुआ, डेल्टा जी आपको बताना है। तो फिर डेल्टा जी का दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, डेल्टा जी आपका क्या होता है, डेल्टा जी आता है -RT ln K या फिर -2.303 RT log base 10 K। तो ये दोस्तों आपका होता है सिंपल, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला बेस यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आते रहते हैं, तो फिर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना है। -2.30 RT log base 10 Q। अगर मेरे को ये दिया हुआ है तो log base 10 to the base 10, मतलब log 10 to the base 10 तो आपका 1 ही हो जाता है। तो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोस्तों R को मैं 8.314 लूँगा। यहाँ पर कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, लगभग आपको दोस्तों 57 आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन और बाल्मर सीरीज का दोस्तों आपको रेशियो बताना है। तो फिर 1/λ को मैं कैसे लिखता हूँ, R × Z का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए तो एटॉमिक नंबर 1 ही है, 1/N1 का स्क्वायर अपॉन फिर 1/N2 का स्क्वायर। अगर मैं लाइमन के लिए बात करूँ ना, अगर मेरे को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो मैं डायरेक्ट कहाँ जाता हूँ, इन्फिनिटी पे जाता हूँ। तो अगर मैं दोस्तों लाइमन की बात करूँगा तो N1 उसके लिए 1 हो गया, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो लैम्डा मेरा क्या आ गया, 1/r आ गया। वैसे अगर मैं दोस्तों बाल्मर की बात कर लेता तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, R × 1/2 का स्क्वायर हो जाता, क्योंकि बाल्मर के लिए आपकी जो पहला वाला जो आपका सेल है उसकी वैल्यू आपकी 2 होती है, माइनस यहाँ पर शॉर्टेस्ट चाहिए तो इन्फिनिटी का स्क्वायर। जितना छोटा वेलन चाहिए उतना लंबा ट्रांजिशन चाहिए। तो लैम्डा भी क्या आ गया, 4/r आ गया। तो फिर दोस्तों दोनों के रेशियो में आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा लाइमन बाई लैम्डा बाल्मर करने 1/r अपॉन 4/r, ये दोस्तों आपका 1/4 आपका आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं। डेंसिटी ऑफ x मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मोलैलिटी इज 3 मोलर। तो आपको वैल्यू ऑफ x यहाँ पर बतानी है। तो फिर दोस्तों एक तो दोस्तों आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी अपॉन दोस्तों यहाँ पर डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट जो आपका होता है। यहाँ पर आपको ये दोस्तों जो आपकी स्टैंडर्ड जो आपकी है, तो डेंसिटी आपको दोस्तों यहाँ पर ग्राम पर मिलीलीटर में यहाँ पर आपको लेनी होती है। तो यहाँ से आप दोस्तों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वरना
अगर मेरे पास 3 मोलल है, मतलब 3 मोलल है, मतलब 3 मोल NaOH है मेरे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट में। 1 मोलल यानी कि 1 मोल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, तो ये 3 मोल है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। यानी कि कितना मास है, NaOH का एक का मास होता है आपका 120 ग्राम है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1000, जो आपका सॉल्यूशन का है, और ये NaOH का 1120 हो गया। डेंसिटी मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 1.12 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा आ गया। तो मोलैरिटी भी मैं दोस्तों यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो आपको दिया हुआ है 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा 1000 आ गया, तो ये 3 मोलर आपका आ जाएगा। वरना आप दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोस्तों ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें एक बात आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें दोस्तों आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें जो आपको डेंसिटी लेनी है ना ग्राम पर मिलीलीटर में आपको लेनी है, तो फिर ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, वरना मैंने आपको लॉजिक बता दिया, उससे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट H2 I2 और HI के आपके इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ जो है आपके प्रेजेंट है, तो फिर आपको यहाँ पर केपी यहाँ पर बताना है। तो केपी मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर उसका जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कितने मोल है, 2 मोल है, तो उसको मैं उसकी पावर में लगा दूंगा स्क्वायर। अगर ये दोस्तों सारी चीज़ें बराबर हैं, अगर ये दोस्तों केपी मेरी यहाँ पर सारी चीज़ें बराबर हैं, तो 1 1 1 सब दोस्तों आपका कट जाएगा, तो ये आपको T इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 10 इंटू 10 की पावर -1 मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 1 को, तो ये T आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद T99 और T90 आपको दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर में आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपका क्या होता है, T क्या होता है 2.303 बाई K log बेस 10 A0/A। अगर मैं दोस्तों 99 की बात करूंगा ना, तो 99 के लिए दोस्तों आपका A0 अगर मैं 100 मान लूँ, 99 आपका कंप्लीट हो गया, तो ये दोस्तों आपका 1 आ गया। और दोस्तों अगर मैं 90 की बात करूं, अगर मैं 90 की बात करूं, तो अगर मैंने इनिशियली 100 लिया है और 90% आपका हो गया, तो फिर बचा कितना 10 हो गया। तो फिर इन दोनों को दोस्तों मैं यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरा 2 का रेशियो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 दोस्तों मेरा बाहर आपका आ जाएगा, और ये तो आपका 10 है ही, तो ये दोस्तों आपका 2 आपका आ जाएगा। सिर्फ आपको दोस्तों फॉर्मूला जो है बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद 9.3 ग्राम ऑफ एनिलीन वाज ट्रीटेड विथ NaNO2 and HCl at 0 डिग्री सेल्सियस टू गेट प्रोडक्ट ए विच रिएक्ट विथ फिनॉल टू फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बी। आपको 100% यील्ड अगर है, तो आपको बताना है प्रोडक्ट बी का क्या आपका वेट ऑब्टेन हुआ है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये दोस्तों ऑर्गेनिक से भी आपका रिलेटेड है। NaNO2 HCl मैंने आपको बताया था डाईएजोटाइजेशन, N2+Cl- ये दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद फिनॉल के साथ जब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, तो फिर मेरे पास यहाँ पर एजोडाई बन जाती है। क्या बन जाता है, एजोडाई बन जाती है, तो N डबल बॉन्ड N सब एक ही लाइन में होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये आप ऑर्गेनिक वाले से भी देख सकते हैं। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पर बन जाएगा। 9.3 ग्राम एनिलीन है, आपको ध्यान रखना है 93 ग्राम एनिलीन का होता है, वरना आप दोस्तों डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एनिलीन का। यहाँ पर मैंने निकाल के रखा है, 9.3 ग्राम दिया है, यानी कि 0.1 मोल है। और दोस्तों एक जो आपका एनिलीन है ना, एक एनिलीन से आपका दोस्तों एक ये बन रहा है, एक ये दोस्तों बन रहा है, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास मैंने पहले से निकाल के रखा है 198 है। तो अगर मेरे पास 0.1 मोल एनिलीन है, तो ये 0.1 मोल ही बनेगा, एक से आपका एक ही बनता है, तो 0.1 से 0.1 बनेगा, यानी कि 19.8 ग्राम 20 आपका बन जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक से आपका लिंक होता है, वो बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताना है 0.03 मोलर HX सॉल्यूशन का। तो फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम और ये जो चीज़ें हैं इनको दोस्तों मिक्स किया हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आई निकालना है। तो आई क्या होता है 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1 अल्फा। अब ये n क्या है, HI मेरा H+ और I- देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी 2 चीज़ें देता है। तो n क्या है, आपकी जो चीज़ें आपकी बन रही है, कितनी चीज़ें बन रही है, 2 चीज़ें बन रही है, तो 2 - 1 अल्फा। तो यहाँ पर I हो जाएगा 1 - अल्फा। और यहाँ पर दोस्तों अल्फा मैं कैसे निकालूंगा, तो अल्फा दोस्तों मैं कैसे निकालता हूँ, मैं दोस्तों के ए को मैं दोस्तों डायरेक्ट लिख सकता हूँ C∝² अपॉन 1 - अल्फा। अल्फा बहुत छोटा होता है, तो C∝² अपॉन 1 - अल्फा, तो अल्फा दोस्तों √KA/C, ये दोस्तों यहाँ से आपका आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप बहुत आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा I 1 + अल्फा मेरा 0.02 कैसे आया, के मेरे को दिया हुआ है, तो वो मेरा मैं दोस्तों उसको C∝² अपॉन 1 - अल्फा लिखता हूँ, लेकिन अल्फा बहुत छोटा होता है, इसलिए हाँ हम इसको निगलेक्ट करके 1 ही यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से मैं अल्फा निकाल लूँगा, आई को मैं 1 + अल्फा लिख दूंगा, और पाई आपका होता है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मोलैरिटी इंटू R इंटू
और यहाँ पर ये वाला बात की गई है टेम्परेचर वाली, तो इसको मैं आर को 0.0821 में यहाँ पर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर एटीएम लीटर वाली बात की गई है। तो यहाँ पर आई से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ICRT या फिर IMRT, तो यहाँ से दोस्तों मैं दोस्तों इसको कर लूँगा, तो ये 0.736 जो भी आपकी उसमें हुई जो भी आपको दिया होगा वो आप निकालेंगे। इसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये भाई बहुत बार पूछा गया है 2024 से लेकर 2022 में, 2015 का भी ये दोस्तों क्वेश्चन है। तो फिर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, मैं दोस्तों जैसे टी को लिखता हूँ, मैं के को क्या लिखता हूँ, मैं के को दोस्तों लिखता हूँ, ये क्या हो गया, के को दोस्तों मैं लिखता हूँ 2.303/T log बेस 10 A0/A, या फिर अगर उसकी बात हो रही है तो पी इनिशियल, और जो पी दोस्तों आपका फाइनल आ रहा है। तो फिर दोस्तों जैसे मैं टी को लिखता था 2.303/K, वैसे ही के को भी 2.303/T मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पी इनिशियल मेरा दोस्तों ऊपर आना चाहिए, पी इनिशियल मेरा ऊपर आना चाहिए, और पी फाइनल मेरा क्या आता है, पी इनिशियल माइनस पी टोटल मेरा आ जाता है। यहाँ पर वो कैसे आता है इसको भी बहुत शानदार तरीके से समझ लीजिए। पी इनिशियल मेरे पास अगर है तो ये 0 0 दे देगा, अगर इससे आपके एक्स मोल चले गए तो फिर यहाँ पर एक्स बना, अगर पूरा एक ए चले जाता तो आपका एक मोल बी एक मोल सी बनता, अगर एक्स मोल चला गया तो एक्स और एक्स बना, पी टोटल आपका क्या हो गया, यहाँ पर एक्स में तो मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 2x हो गया, ये पी आई माइनस एक्स, टोटल कितना हो गया पी आई प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ ना, तो यहाँ पर पी टोटल माइनस पी इनिशियल आ गया। और दोस्तों मेरे को फाइनल वाला कंसंट्रेशन रखना है, तो फाइनल कंसंट्रेशन ए का क्या है, पी आई माइनस एक्स, तो यहाँ पर पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस टोटल प्लस पी इनिशियल, तो ये 2p इनिशियल माइनस पी टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा, तो ये पी इनिशियल अपॉन 2p इनिशियल माइनस पी टोटल, फाइनल वाला क्या आया 2p इनिशियल माइनस पी टोटल। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही आपका फेमस क्वेश्चन बनता है। इसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर इज वन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो ए के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन है और बी के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर रेट आपका 4 गुना हुआ है। रेट 4 गुना क्यों हुआ, क्योंकि आपका ए भी यहाँ पर 4 गुना हुआ होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर वन है, यानी कि ए जब 4 गुना होगा तभी रेट 4 गुना होगा, क्योंकि बी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ए मेरा तो यहाँ पर ये मेरा दोस्तों 80 आ गया। अब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 80 से ये 40 चला गया, 80 से ये दोस्तों 40 चला गया, 80 से 40 चला गया, तो ये हाफ हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर वन है, तो जैसा ये करेगा वैसा ही रेट करेगा, तो 0.4 से इसको क्या हो जाना चाहिए था, 0.2 हो जाना चाहिए था। जैसा इसने किया वैसा इसने किया, 0.4 से ये 0.2 हो गया, क्योंकि ये 80 से 40 हो गया। लेकिन ये हुआ क्या है, 80 हुआ है, यानी कि ये 4 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। तो फिर दोस्तों ये भी दोस्तों आपका 4 गुना मल्टीप्लाई हुआ, ये भी आपका 4 गुना मल्टीप्लाई होगा, तभी दोस्तों कंपनसेट करके 0.2 से आपका 0.8 आपका बना होगा। तो ये 0.5 से 4 गुना आपका हुआ होगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर वन है, तो 0.5 से ये दोस्तों आपका 2 हो गया होगा। इसने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया, इसने इसको आधा करके 0.2 बना दिया, ये खुद आधा हुआ तो इसने इसको आधा करके 0.2 बना दिया, लेकिन ये हुआ तो आपका 4 गुना है लास्ट में, तो इसका मतलब बी आपका 4 गुना हुआ है, जिसकी वजह से ये दोस्तों आपका टोटल 2 गुना हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट, ये विद कैटलिस्ट। आपको ध्यान रखना है कैटलिस्ट के साथ अगर मैं लगाता हूँ तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, प्रोडक्ट आपका वही बनता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई है, कैटलिस्ट के बिना ज़्यादा रहती है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने बने हैं, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट एक तो मेरा ये बना है, एक मेरा ये बना है, 2 इंटरमीडिएट बने, सही बात है। ट्रांजिशन स्टेट कितने हैं, ये है ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हम इनको बोलते हैं, यहाँ पर ये आपके 3 हैं। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी जो है आपकी रिएक्टेंट की ज़्यादा है, रिएक्टेंट की अगर एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट से, यानी कि एनर्जी निकल गई है, एनर्जी निकल गई मतलब एक्सोथर्मिक, तो ये क्या है दोस्तों एक्सोथर्मिक। अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पर आरडीएस बताना हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो 2 वाला दोस्तों आरडीएस है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इससे ही दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिएक्शन को फर्क पड़ रहा है। अगर आपको कहीं जाना हो तो जो सबसे ज़्यादा लेट आता है उसी से आपका फ़र्क पड़ता है कि आप दोस्तों कब निकल पाते हैं। वैसे ही जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी, वही दोस्तों आपका आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये पी
मिलीमीटर और ये टी हाफ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आपकी हाफ लाइफ होती है ना, वो दोस्तों इनिशियल कंसंट्रेशन के पावर 1 - n पे दोस्तों आपकी प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों अगर ये 50 से 100 चला गया, 50 से 100 चला गया और ये जो है आपकी 4 से 1/2 हो गई, यहाँ पर ये जो 2 गुना हो गया तो ये दोस्तों क्या हो गई, ये हो गया आधी हो गई। तो दोस्तों इसके बढ़ने से, इसके 2 गुना होने से ये आपकी आधी हो गई, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर 1 - n पे आपका दोस्तों प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर -1 पे प्रोपोर्शनल है। तो -1 जो है आपका 1 - n है, तो यहाँ पर n आपका क्या आ जाएगा, n आपका दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। n दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 1 - n पे प्रोपोर्शनल है। ये दोस्तों आपकी 2 गुना हुई तो ये दोस्तों आपका 1/2 हो गया, यानी कि -1 पे प्रोपोर्शनल है। और हमें पता होता है कि 1 - n पे दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल है, तो n आपका क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है, ज़्यादा फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आप ये रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट का दोस्तों आपको बताना है। तो रेट कांस्टेंट का आपका क्या होता है, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर ये मेरा दोस्तों हो जाता है, मोल की पावर 1 - n आता है, लीटर की पावर n-1 आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के का दोस्तों आपका ऐसा ग्राफ यहाँ पर बन के आता है, क्योंकि के होता है ए की, क्योंकि जो आपका रेट कांस्टेंट होता है ए इंटू ई की पावर -EA/RT। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब ये दोस्तों आपका ग्राफ आपको मिलेगा। इसके बाद ये रेट और टाइम, यहाँ पर रेट और टाइम, तो ये दोस्तों रेट और टाइम है। तो यहाँ पर रेट और टाइम जो है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि ये क्या जीरो है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ बढ़ रहा है, तो A0/2 के यहाँ पर होगा जीरो ऑर्डर होगा, क्योंकि 1 - n पे प्रोपोर्शनल है, 1 - n पे प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमको दिख रहा है उसकी पावर 1 पे प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि n क्या आ गया, जीरो आ गया, n आ गया दोस्तों आपका जीरो आ गया। तो ये दोस्तों आपका जीरो ऑर्डर हो गया। वैसे ही ऐसा ही लॉजिक लगा के दोस्तों ये मेरे को आपको कमेंट करना है, ये मेरे को दोस्तों आपको कमेंट करना है, ये जो आपकी 3 चीज़ें हैं ये दोस्तों आपको कमेंट करना है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच एमिट लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल विथ टी हाफ वैल्यू ग्रेटर देन 12 ईयर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं रेडियो एक्टिव कौन होता है, हमारा ट्रिटियम होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉग रेट और लॉग कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर दोस्तों एन का ऑर्डर आपको बताना है। तो एन का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, रेट और जब हम कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे तो एन आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना उसका आपका एन आपका ज़्यादा होगा। तो स्लोप किसका ज़्यादा मेरे को दिख रहा है, स्लोप दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो मेरे को डी का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, उसके बाद बी का दिख रहा है, उसके बाद ए का दिख रहा है, उसके बाद सी का दिख रहा है। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि रेट आपका होता क्या है, रेट आपका होता है कंसंट्रेशन की पावर n। तो अगर मैं लॉग ले लूँ, तो लॉग ले लूँ तो ये k इंटू ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ n। तो फिर यहाँ पे दोस्तों अगर मैं दो दूँ k ए की पावर ये n, ये k इंटू ए की पावर n। तो फिर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं लॉग ले लूँ तो आपको भी पता चल रहा है n बाहर आएगा, तो ये आपका n आपका स्लोप हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये कौन सा करेक्ट है। तो फिर मैं कैसे करता हूँ ना, यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, DA/dt करूँगा, और जो आपका माइनस में, क्योंकि हम प्रोडक्ट में माइनस लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी कम हो रही है। जो आपका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिखेंगे, 1/2 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर 1/3 लिख दिया, और यहाँ पर -2/3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर 3/2 था, तो 1/3/2। तो यहाँ पर dP/dt 1/3 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों मेरा ये रिलेशन यहाँ पर मेरा आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको, इट इज़ ट्रू दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप। गलत बात है, फर्स्ट ऑर्डर हमेशा सिंगल स्टेप जरूरी नहीं है, जीरो ऑर्डर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये दोस्तों सही बात है। जीरो ऑर्डर आपकी कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए वो आपकी मल्टी स्टेप होती है। तो ये आपको दिया हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट EA इज डिक्रीज बाई 30 किलो पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यानी कि ये जो आपकी 500 के वाली रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर EA जो है आपकी EA-30 यहाँ पर हो गई है। अगर रेट दोस्तों आपका अनचेंज है तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कैटलाइज वाले के लिए बतानी है। तो फिर यहाँ पर मेरे को रेट मेरा सेम है, रेट मेरा क्या होता है, रेट मतलब रेट सेम है, मतलब रेट कांस्टेंट सेम है, तो एक ई के पावर -EA/RT ये मेरा होता है। तो यहाँ पर पहले मेरे को 700 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 500 दिया हुआ है, यहाँ पर EA-30 आपका हो गया। तो फिर यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ से आपका EA निकल जाएगा, यहाँ पर EA आपका दोस्तों निकल जाएगा। और कैटलाइज्ड के लिए 30 कम हो गया है, तो 105 -30 में करूँगा, तो फिर यहाँ से दोस्तों मेरा ये दोस्तों आपका आ जाएगा, नहीं 75 आ जाएगा ना, 75 दोस्तों मेरा आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ना दोस्तों आपको दिया हुआ है,
द रेट यहाँ पर आपका है KF NO2 का स्क्वायर H2, तो आपको रिवर्स रिएक्शन के लिए मेरे को बताना है। तो फिर दोस्तों K इक्विवेलेंट होता क्या है, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। तो फिर यहाँ पर दोस्तों N2 है H2 है, तो यहाँ पर N2 हो जाएगा H2O हो जाएगा, H2 की यहाँ पर उसका 2 मोल है तो उसकी मैं पावर 2 लगा दूंगा, और यहाँ पर NO का स्क्वायर हो जाएगा H2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। वैसा ही मैं इन दोनों के लिखूंगा तो ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। तो KF जो है मेरा इसका रिलेशन यहाँ पर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड और बी का दोस्तों फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आपका दोनों आपका सेम रहता है। आपको रेट फॉरवर्ड का दिया है KF, तो KF और KB के इस रिलेशन से मैं दोस्तों लिख सकता हूँ R बैकवर्ड इज इक्वल टू K बैकवर्ड इंटू N2 H2O का स्क्वायर H2। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आपने सॉल्यूट डाल दिया, यानी कि कुछ जगह उन्होंने घेर ली, तो फिर यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है आपका दोस्तों लेस आपका हो जाएगा। सही बात है। इसके बाद ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके सॉलिडिफाई करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका A और D आपका हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 2% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल A इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वस सॉल्यूशन। तो फिर यहाँ पर मेरे को यही बॉइलिंग पॉइंट मेरे को दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर यहाँ पर आप इसको समझिएगा, बहुत ही ईजी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा 2% सॉल्यूशन है, तो 2% सॉल्यूशन यानी कि 100 ग्राम में 2 ग्राम चीज़ है, 100 ग्राम में 2 ग्राम चीज़ है, तो मैं डेल्टा TF कैसे लिखूंगा, डेल्टा TF में मैं दोस्तों लिखूंगा I इंटू KB इंटू M। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 2 अपॉन मास ऑफ ए, मॉलिकुलर मास ऑफ ए, ये दोस्तों उसका हो जाएगा अपॉन इसका दोस्तों मास कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम में से मेरे को 2 ग्राम हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को सॉल्वेंट का चाहिए। वैसे ही दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, 8 ग्राम है, तो 8 अपॉन दोस्तों कितना है, वो 8 उसका जो आपका मॉलिकुलर मास है, वही उसका मॉलिकुलर मास B मेरे को दिया हुआ है। तो 8 ग्राम है यानी कि 0.098 हो जाएगा, ये आपका 1000 से हट के 0.092 मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 4.2061 आपका आ जाएगा। 4 वाला आंसर आपका सही हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, वांट ऑफ फैक्टर मेरा I है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल अपॉन एब नॉर्मल। KF क्या होता है, KF होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसा ही एक KB का भी नाम आता है E से, वो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर A से दोस्तों आपका 3 हो जाएगा, B का आपका दोस्तों 1 हो जाएगा। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि आइसोटोनिक। एजियोट्रोप क्या होते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन विल सेम कंपोजिशन ऑफ वाटर अबव इट, तो यानी कि ऊपर दोस्तों आपका वाटर वेपर का कंसंट्रेशन सेम रहता है। नेगेटिव वाले होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग और पॉजिटिव वाले होते हैं मिनिमम बॉइलिंग। इसके बाद द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं दोस्तों बात करूं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा TF आपका क्या होता है, I इंटू KF इंटू M। तो फिर अगर मैं दोस्तों बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड का मास ज़्यादा है इसलिए मैं उसको नहीं लूँगा, और ग्लूकोज का आपका I ही नहीं है इसलिए मैं उसको यहाँ पर नहीं लूँगा, क्योंकि हमको M चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो जिसका मॉलिकुलर मास दोस्तों कम होगा ना उसको मैं दोस्तों यहाँ पर लूँगा। इसके बाद दोस्तों बेंजीन में पता है क्या करता है, वो बेंजीन में क्या करता है, बेंजीन में वो दोस्तों आपको डिसोसिएट करता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, एसोसिएट कर लेता है। ये यानी कि इसका I जो है 1/2 हो जाता है, इसका I जो है 1/2 हो जाता है, इसलिए इसका डेल्टा T जो है आपका कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन का K भी आपका ज़्यादा होता है, बेंजीन का K भी आपका 5.12 होता है, आपका वाटर का 1.86 कुछ होता है। यहाँ पर 5.82 दोस्तों आपका ज़्यादा बड़ा है, इसलिए बेंजीन में दोस्तों ज़्यादा आपका चले जाएगा। एक तो मैंने एसिटिक एसिड को क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये दोस्तों आपका हल्का है, इसका मॉलिकुलर मास कम है तो इसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा आएंगे। फिर उसके बाद मैंने बेंजीन को क्यों चूज़ किया, इसका KF ज़्यादा है और यहाँ पर ये आपका डिसोसिएट करता है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद NaCl का आपके पास दोस्तों 3 सॉल्यूशन है, एक है 0.1, एक है 0.01, एक है आपके पास 0.001। ये मेरे पास 3 सॉल्यूशन है। वांट ऑफ वेक्टर का आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरे पास पहले से ही बहुत सारे NaCl है ना, तो फिर Na+Cl- वहाँ पर अब ज़्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये आपका I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। अगर पहले से बहुत सारा NaCl है तो फिर दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ी सी झिझक होगी, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर I जो है इसका डिसोसिएशन जो आपका फैक्टर होता है 1+ अल्फा, ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा ना तो आपका डिसोसिएशन फैक्टर कम हो जाएगा। तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है उसका डिसोसिएशन फैक्टर सबसे कम हो जाएगा, सी वाले का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सब इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सारे एनसीईआरटी की ही टेबल है। 0.1 पे तो दोस्तों 1.87, 0.01 पे 1.94, 0.01 पे 1.094 शायद, वरना आप डाटा तो देख ही सकते हैं। द साइज ऑफ अ रॉ मैंगो श्रिंक टू अ मच स्मॉलर साइज व्हेन केप्ट इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेरे पास दोस्तों एक मैंगो था, नहीं ये तो संतरा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बाहर एक सॉल्ट है। तो बाहर सॉल्ट है तो फिर दोस्तों सॉल्ट जो है वाटर दोस्तों सॉल्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसलिए वाटर दोस्तों सॉल्ट की तरफ आपका भागेगा, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो गया, इसको हम दोस्तों ऑस्मोसिस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.06 मोलर एक्वा सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, सबके लिए मोलैलिटी और जो आपका सॉल्वेंट है सेम है। तो फिर अगर मैं बात करूँ लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जिसका डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसका डिप्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो हाँ, तो सारी बात अब दोस्तों आई के ऊपर आ गई है। ये मेरे को क्या देगा, 2Al3+ देगा, 3SO4 2- देगा। तो इसका आई दोस्तों आपका 5 हो गया, इसका आई मेरा 5 हो गया। ग्लूकोज कुछ नहीं करता, इसका आई 1 हो गया। के आई का दोस्तों आपका 2 हो गया। K2SO4 का क्या हो गया, 2K+ और SO4 2- इसका 3 हो गया। तो इसका दोस्तों 5 है, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद व्हाट हैपन्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नैप्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। तो अगर मैं दोस्तों बेंजीन में नैप्थलीन डाल दूंगा ना तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हाउ कैन अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर मेरे को दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक बनाना है ना, तो मैं बाहर से एक ऐसा जो आपको पोटेंशियल लगाऊंगा जो कि दोस्तों मेरा ज़्यादा होगा, किससे, ई नॉट ऑफ सेल थे, जिससे जो आपकी कहानी है रिवर्स हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आपको बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको सिंबल कैरी द यूजर मीनिंग है, यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को के और ये जो लैम्डा एम है, लैम्डा इन्फिनिटी है, इनके बीच में मेरे को रेशियो यहाँ पर बताना होता है। तो के ए को दोस्तों मैं बहुत पहले से लिखता आ रहा हूँ, C∝² / 1 - अल्फ़ा। और दोस्तों जो आपका अल्फ़ा होता है ना, वो होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ये जो आपका इन्फिनिटी आपका होता है। तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर के ए को दोस्तों मैं लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, मैंने अल्फा को यहाँ पर लिख दिया। तो फिर यहाँ से मेरा कर करके मेरा ये दोस्तों आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस लैम्डा के लैम्डा एम स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये बी वाला आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिर्फ अल्फ़ा को मैंने लिखा है लैम्डा एम और लैम्डा इन्फिनिटी, और के मेरा क्या होता है C∝² / 1 - अल्फ़ा। उसके बाद सॉल्व करके ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो हम अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ चुके हैं। लैचलांच सेल, तो ये लैचलांच सेल में क्या होता है, Zn जो है आपका Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन देता है एनोड पे। NiCd सेल आपका दोस्तों रिचार्जेबल होता है। फ्यूल सेल में हम क्या करते हैं, कंबसन की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। मरकरी सेल में दोस्तों कोई भी आयन नहीं होता, ये आपका सॉल्ट वाला होता है, तो इसमें दोस्तों हम हियरिंग एड में यूज कर लेते हैं। इसके बाद Cu2+ है, Cu+ का आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, Cu2+ आपका देता है Cu+, और दोस्तों Cu+ आपका देता है Cu। तो और यहाँ पर मेरे को Cu2+ से Cu का दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 0.34, ठीक है। तो यहाँ से और Cu+ से मेरे को Cu का दोस्तों दिया हुआ 0.522। तो फिर मेरे को इसका दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है डेल्टा जी आपका सेम होगा सारे प्रोसेस के लिए। तो फिर यहाँ पर आपका कितना चेंज हुआ, 2 से आपका 1 चेंज हुआ, 1 से आपका 0 1, यहाँ से 2 से आपका 0 2। तो यहाँ पर -NF E0 ऑफ सेल -2 × 34 = F = यहाँ पर अब मैं लिखूंगा -1 या इसका जो आपका E0 होगा इंटू F प्लस ये। तो यहाँ पर मैं उसका जो डेल्टा जी है तीनों को जोड़ के मैं दोस्तों यहाँ से निकाल लूँगा। तो ये 0.158 मेरा आ जाएगा। तो यहाँ से ये मेरा आ जाएगा। मेरे को क्या करना है, तीनों के डेल्टा जी को आपको जोड़ देना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको समझा ही दूँ, Cu2+ से दोस्तों Cu+ बनेगा, Cu+ से आपका Cu बनेगा। इस प्रोसेस का डेल्टा जी निकालेंगे -NF E0 से ऑफ सेल, और इससे -NF E0 ऑफ सेल, और इस प्रोसेस Cu2+ से Cu वाले के -NF E0 ऑफ सेल से हम दोस्तों इक्वेट कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा जी आपका होता क्या है,
माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, और ई नॉट होता है, डेल्टा जी होता है माइनस इन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है, यानी कि ई नॉट को क्या होना है, पॉजिटिव होना है। ई नॉट को मेरे को दोस्तों पॉजिटिव होना है, यानी कि ई नॉट को मेरा पॉजिटिव होना है, तो ई नॉट यहाँ पर हो जाएगा ई माइनस आर टी बाई एन एफ, यहाँ पर एन मेरा मेरा 202 हो जाएगा एल एन सी वन बाई सी टू। तो अगर मेरे को इसको पॉजिटिव होना है, यानी कि यहाँ पर पहले से एक एक दोस्तों नेगेटिव है, तो एल एन सी वन बाई सी टू को मेरा नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि सी वन दोस्तों आपका सी टू से कम यहाँ पर हो जाएगा। तो सी वन दोस्तों मेरा सी टू से कम हो जाएगा, और यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी वन सी टू से कम है, तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, माइनस आर टी बाई टू है। सबसे पहले मेरे को पता चला डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई सेल, तो फिर डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, यानी कि ई नॉट आपका पॉजिटिव है, और ई आपका क्या होता है, ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10, जो आपका प्रोडक्ट होता है अपन जो आपका रिएक्टेंट होता है, तो सी वन बाई सी टू। तो अब दोस्तों अगर इस चीज़ को पॉजिटिव होना है ना, तो सी वन बाई सी टू की जो लॉग है उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी लॉग आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो सी वन सी टू से कम आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कंपाउंड ए इज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज अ पार्ट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, कंपाउंड ए इज। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है PbO2 जो है ये दोस्तों लेड स्टोरेज बैटरी में एक एनोड की तरह होता है, और ये दोस्तों एम्फोटेरिक होता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है भाई, L बाई ए होता है। सेल कांस्टेंट होता है L बाई ए, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है सीवन स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहाँ पर दोस्तों कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, यानी कि 1 अपॉन ओम मीटर, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका डायमेंशनलेस होता है। इसके बाद करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आपको बताना है, तो फिर Cl2 का दोस्तों आपका पॉजिटिव होता है, और ये मेटल वाले को रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ये अपने आप को रिड्यूस करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर Cl2 का ज़्यादा होता है, उसके बाद दोस्तों Ag प्लस का होता है, उसके बाद I2 का होता है, उसके बाद Na का होता है, उसके बाद Li का तो दोस्तों सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप सबको देख लीजिए, Cl2 के बाद Ag का मिलेगा, Ag के बाद I2 का मिलेगा, उसके बाद Na का, उसके बाद Li का। इसके बाद दोस्तों pH डिपेंडेंट कौन होता है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस। तो ये आपको पता है बेसिक में न्यूट्रल में अलग अलग आपको देगा। एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस देता है, न्यूट्रल मीडियम में Mn4 प्लस देता है, और बेसिक मीडियम में Mn6 प्लस देता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, Mn4 प्लस मतलब MnO2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है DE बाई dt, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेम्परेचर के साथ जैसा चेंज होता है वो आपको दिया हुआ है। तो फिर दोस्तों आप किसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड चेक करेंगे, मैं ये चाहता हूं कि मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल चेंज ना हो। तो यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, तो जो सबसे कम चेंज होगा ना, जो सबसे कम चेंज होगा, जिसका जो आपका पर यूनिट टेम्परेचर में चेंज कम होगा उसको मैं लूंगा। तो सी वाले का सबसे कम है तो उसको मैं ले लूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू डेट ऑफ CH3COOH। तो फिर ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है वीक वाले की लिमिटिंग जो है आपका स्ट्रॉन्ग वाले से ज़्यादा होती है। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये भी दोस्तों आपका नहीं, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज इन कंसंट्रेशन से बढ़ती है, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद ब्राइन सॉल्यूशन NaCl, तो हम दोस्तों क्लास 8-9 से पढ़ लेते हैं कि जो आपका OH माइनस होता है आपका कैथोड पे बनता है, Cl2 आपका एनोड पे बनता है। OH माइनस कैथोड पे बनता है, Cl2 आपका एनोड पे बनता है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी PbSO4 ऑन एनोड, नहीं PbSO4 एनोड पे नहीं कैथोड पे होता है, PbSO4 कैथोड पे वो दोस्तों आपका PbO2 पे कन्वर्ट होता है, सही बात है। लेड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज एनोड, सही बात है, PbO2 आपका एनोड पे होता है, सही बात है। इसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी है 38% ऑफ H2SO4, सही बात है। लेड स्टोरेज में कितना होता है, 38% H2SO4 होता है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, रस्टिंग ऑफ एन आयरन इज एनविकेज्ड एज सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सही बात है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो आपके रस्टिंग ऑफ आयरन है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ गया है आपके सरफेस पे। डिजॉल्व्ड एसिडिक ऑक्साइड SO2NO2 एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, सही बात है, ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। इसके बाद कोटिंग ऑफ एन आयरन सरफेस बाय टिन प्रिवेंट्स रस्टिंग इवन इफ द टिन कोटिंग इज पील ऑफ, नहीं अगर वो दोस्तों आपका पील ऑफ करने लगेगा तो थोड़ा बहुत एयर से कांटेक्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से रस्टिंग प्रिवेंट नहीं हो पाएगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर pH 9-10 से ज़्यादा हो जाता है तो बेसिक pH पे आपकी रस्टिंग बहुत ज़्यादा आपकी कम हो जाती है, ये दोस्तों आपकी सही बात है।
इसके बाद दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर BrO4 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आपको दोस्तों दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल ये अगर पॉजिटिव है तो वो खुद को रिड्यूस करना चाहता है। तो BrO4 माइनस अपने आप को Br के कुछ Br+2+1 में दोस्तों ले जाना चाहता है। अगर दोस्तों इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना चाहता है, तो सामने वाले को ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करना चाहता है। मतलब ये दोस्तों खुद को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा, सामने वाले को बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब यहाँ पर BrO4 माइनस का सबसे ज़्यादा आपका पॉजिटिव है ना, यानी कि वो दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों अपने आप को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। फिर उसके बाद IO4 माइनस का है, उसके बाद ClO4 माइनस का है। आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम विच द फॉलोइंग दैट डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो किससे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को फर्क नहीं पड़ता? नेचर ऑफ सॉल्वेंट से फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वीक है स्ट्रॉन्ग है फर्क पड़ता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से दोस्तों आपका फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन से तो फर्क पड़ेगा ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वाट प्रेशर ऑफ बार of H2 would be required to make EMF of hydrogen electrode zero at pure water। तो फिर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, जो आपका E होता है क्या लिखता हूँ मैं, E होता है E0 प्लस RT/NF, नहीं E0 माइनस RT/NF log base 10। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर H2O मेरे को H+ देगा, और H+ दोस्तों मेरे को कितने देगा, 2H+ देगा, तो H+ की पावर 2 अपॉन H2। और दोस्तों मैं H+ कैसे लिखता हूँ, मैं उसके दोस्तों मैं दोस्तों उसके प्रेशर के टर्म्स में यहाँ पर लिखता हूँ। तो फिर अब दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ये EMF मेरे को जीरो चाहिए, जो आपका हाइड्रोजन का E0 होता है उसको भी हम जीरो ले लेते हैं, यानी कि मेरे को ये चीज़ मेरे को यहाँ पर जीरो चाहिए। तो 10 की पावर -7 उसका होगा pH, 10 की पावर -7 उसका दोस्तों हाइड्रोजन होंगे, pH प्योर वाटर का pH कितना होता है 7, 10 की पावर -7 आपके हाइड्रोजन होंगे, उसका स्क्वायर, क्योंकि एक H2 आपका 2H+ देता है तो उसका हम पावर में लगाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर जो आपका कोएफिशिएंट है वो हमको लिखना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है, अपॉन दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ प्रेशर ऑफ H2। तो 10 की पावर -7 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि लॉग जीरो वैल्यू कब देगा, 1 पे देगा, तो 10 की पावर -14 मेरे को चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको चाहिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड वही है HgCl2 वाला इलेक्ट्रोड, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इसके बाद दोस्तों कैथोड सेल में क्या होता है, कैथोड में दोस्तों आपका क्या होता है ना, Mn4+ से Mn3+ यहाँ पर आपका बनता है, MnO2 जो होता है वो दोस्तों Mn3+ बन जाता है क्लॉक वाली सेल में, ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको कैटायन का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर है डाइवेलेंट कैटायन और एनायन। तो डाइवेलेंट कैटायन और एनायन में मेरे पास है, तो डाइवेलेंट कैटायन है तो मैं इसका लैम्डा एम कैसे जोड़ूंगा, ए का प्लस बी का, ए का प्लस बी का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस बी, 57 + 73 कितना होता है 130 आपका हो जाएगा। इसके बाद द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। अगर मैं एक कूलम को दोस्तों मैं पास करवाता हूँ ना, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दोस्तों आपका पास जुड़ता है। लाइमन सीरीज, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। लाइमन सीरीज कैसी होती है हमारी दोस्तों, यूवी रीजन में आती है। बाल्मर सीरीज इंफ्रारेड में आती है, पास्चन और पीफन दोनों दोस्तों आपके इंफ्रारेड में आती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको जो 4 क्वांटम नंबर फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम आपका S ब्लॉक का है, और ये किस में आता है, अगर मैं बात करूँ तो है ली ना की, ऐसे आप दोस्तों पढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन में आएगा 1s, इसमें आएगा 2s, Na में आएगा 3s, इसमें आएगा 4s। तो अगर ये दोस्तों 4s है तो इसका N1 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। S के लिए L दोस्तों आपको 0 होता है, और M क्या होता है, M भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, -L से लेकर +M तक दोस्तों आपका होता है क्या M। तो अगर L ही आपका 0 है तो M भी क्या हो जाएगा 0, और S हम दोस्तों प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं 1/2। इसके बाद इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा नॉट, तो आपको बताना है कि जो आपकी डी ब्रोगली वेवलेंथ इन थर्ड ऑर्बिट आपको बताना है। तो फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, 2πn अल्फा नॉट दोस्तों ये दोस्तों आपका हो जाता है। तो ये 2π यहाँ पर 3 है, तो ये दोस्तों आपका 6π हो जाएगा। वरना आप दोस्तों डिराइव भी कर सकते हैं, 2πr को मैं n लैम्डा लिख लूँगा, और मेरा r होता क्या है n²/z, तो r0 या फिर अल्फा नॉट जो भी आपको दिया हो, तो फिर यहाँ से दोस्तों एक n मेरा कैंसिल हो जाएगा, 2πn अल्फा नॉट मेरा
आ जाएगा। अगर मैं 3 रख दूँ तो 6 पाई आ जाएगा। इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर n प्लस एल रूल हम लगाएंगे, l प्लस एल रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर 3 + 0 3 आएगा, 4 + 0 4 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 3 + 2 5 आएगा। तो डी वाला सबसे आगे हो गया। टाई हो जाता है तो फिर हम एन को देखते हैं। तो डी के बाद आ गया आपका बी, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आपका आ गया सी, उसके बाद आ गया ए। तो डी भी सी है, यहाँ भी हो जाएगा। इसके बाद रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ अगर x है तो आपको थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3+ बताना है। तो फिर r होता है r0 इंटू n² / z। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ लिथियम की, तो अगर मैं लिथियम की बात करूँगा ना, तो r0 इंटू सेकेंड ऑर्बिट 4 अपॉन लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो यहाँ पर 4/3 r0 मेरा आ जाएगा। यहाँ पर मेरा 4/3 r0 आ जाएगा। इसको x दिया हुआ है तो x = r0, तो फिर तो r0 मेरा आ जाएगा 3x/4। तो r0 मेरा आ जाएगा 3x/4। Be3+ का मेरा मैं क्या करूँगा, थर्ड ऑर्बिट दिया है तो 3 का स्क्वायर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 27x/16 आपका आ जाएगा। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी possessed by photon in order to produce photo electric effect। तो फिर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, E-5। मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल बस जाए, उसकी काइनेटिक एनर्जी चाहे कुछ भी ना हो, तो E = 5 मेरा हो जाता है। और 5 मेरा होता क्या है, H इंटू दोस्तों आपका जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है। तो H मेरा 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ पर आपको मिनट दिया है तो आपका ये आपका आ जाएगा। इसके बाद द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट कैन 0 फॉर 1s ऑर्बिटल नहीं, क्योंकि इसके बाद दोस्तों रेडियल नोट कितने हैं, 1 - 1 0। इट कैन बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, तो इट कैन बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल का रेडियल नोट कितना होगा, 3 - 1 - 1। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपका हो सकता है, एक रेडियल नोट है। द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी और कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल। सही बात है, सेम एनर्जी मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन हाइड्रोजन एटम 3p एंड 3d आर नॉट डीजेनरेट। गलत बात है। तो दोस्तों वैसे तो हम n + l रूल लगाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में l से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ n से दोस्तों आपका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर अगर n सेम है ना, अगर 3p और 3d आपका l भरे डिफरेंट हो, अगर n सेम है तो आपकी सेम आपकी वो एनर्जी है। तो ये दोस्तों नॉट डीजनरेट वाली बात गलत हो जाएगी। 3p और 3d दोनों बराबर होते हैं किसमें, हाइड्रोजन में। 1 ट्रू है, 2 फॉल्स है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मेरे को बता दीजिएगा। तो फिर यहाँ पर x से y, y से z, z से w। अगर मेरे को बताना है x से w का, अगर मैं दोस्तों तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो मेरे को x से w मिल जाएगा, क्योंकि y से y, z से z कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों हम करते हैं मल्टीप्लाई। अगर हम रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, मतलब हम रिएक्शन को जोड़ते हैं तो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 × 2 × 4 8 दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद ऑन पासिंग HCl थ्रू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 एट रूम टेम्परेचर वाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। सही बात है, HCl दोस्तों अगर हम BaCl2 में डालेंगे ना, तो फिर ये BaCl2 आपको डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर बहुत सारे Cl आ जाएंगे। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका एक दोस्तों वाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा। सही बात है। व्हेन HCl गैस इज पास टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड। गलत बात है, सोडियम क्लोराइड भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो दोस्तों आपका प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इसके बाद इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका Kc आपको बताना है ये वाली रिएक्शन का। तो अब दोस्तों यहाँ से अगर SO3 यहाँ पर था, तो इसको सबसे पहले मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 1/Kc हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैंने इस रिएक्शन को उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी आपका 2SO3 आया। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मल्टीप्लाई करने पे वो आपकी पावर में आपको चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 1/Kc का स्क्वायर यानी कि 496 ये दोस्तों आपका आ जाएगा। अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ना किसी चीज़ पे, तो वो पावर में चली जाएगी, जोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद Fe3+ FCN, इसका Kc लिखना है, तो ये FeSCN2 + Fe3+ और SCN-। इसके बाद दोस्तों Kc क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये दिया हुआ है। तो Kp क्या होता है, Kc RT की पावर डेल्टा Ng, Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या होता है, गैस के मोल में क्या फर्क आ रहा है, तो 1 - 3/2। तो ये हो जाएगा Kc RT की पावर
1-3/2 यानी कि -1/2। तो ये दोस्तों आपका वहाँ जाके आपका आर टी की पावर 1/2 आ जाएगा। तो के सी इज इक्वल टू के पी आर टी की पावर 1/2। के पी क्या होता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी यहाँ पर 1-3/2 कितना है, -1/2 है। तो के सी इंटू आर टी की पावर -1/2, तो वहाँ जाके वो दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू के पी आर टी की पावर 1/2। डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर आपको 30 किलो जूल दिया हुआ, डेल्टा एच आपको दिया हुआ, देन आपको टेम्परेचर बताना है। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, डेल्टा एच आपका क्या होता है, टी डेल्टा एस। तो टी आपका हो जाएगा डेल्टा एच एच बाई डेल्टा एस। ये दोस्तों को किलो जूल में दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 400 निकाल देंगे। इसके बाद व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess of 1 molar NaOH solution। तो आपको x और y किलो जूल हीट आपकी निकली है, तो आपको y/x यहाँ पर बताना है। तो H2SO4 मेरे को ही पता है 2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर यहाँ से आपकी 2x हीट निकलेगी, मान लेते हैं। यहाँ पर HCl एक ही के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपकी x हीट निकलेगी। तो कितना आपका रेशियो आया, 2 का आया। इसके बाद हीट ऑफ सॉल्यूशन CuSO4 और CuSO4.5H2O का आपको दिया हुआ है। तो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर आपको निकालना है। तो ये -70 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। तो ये -82 मेरा आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर -70 और ये 12। तो यहाँ पर दोनों का मेरे को हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है। तो ये सॉल्यूशन में था और माइनस, तो और ये जो है आपका 5H2O वाला जो आपका हो गया। तो मेरे को क्या निकालना था, हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा एच वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है, चेंज इन एनर्जी आपको निकालना है। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगर दोस्तों H2O मेरा लिक्विड से, H2O मेरा लिक्विड से चला गया गैस में, तो फिर डेल्टा एन जी कितना हो गया, 1 हो गया। डेल्टा एन जी कितना हो गया, 1 हो गया। तो डेल्टा एच होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एंड डेल्टा एन जी मेरा 1 हो गया। तो डेल्टा यू मेरा क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस आर टी। इसके बाद मैं इसको दोस्तों कैलकुलेट कर लूँगा, 37.69 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रिएक्शन कितने पे आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो कितने टेम्परेचर पे ये दोस्तों आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर मेरा डेल्टा जी मेरा 0 हो जाए ना, तो ये डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एस यहाँ पर हो जाएगा। तो टी मेरा 2000 केल्विन आ गया। इसके ऊपर आपके टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन C2H6। तो या ये CH सबका आपको दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा आ जाएगा रिएक्टेंट, और यहाँ पर C2H4 है, तो मैं C डबल बॉन्ड C की जोड़ूंगा, फिर उसके बाद CH की जोड़ूंगा। यहाँ पर 4 बॉन्ड है, इसलिए मैं दोस्तों इसका जोड़ूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरा हो जाएगा, और मैं HH का जोड़ूंगा। तो ये तो आप दोस्तों कर ही लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया pH ऑफ 1 × 10⁻⁸ मोलर HCl सॉल्यूशन इज 8। गलत बात है, क्योंकि 10⁻⁸ बहुत आपका छोटा चला गया, तो मेरे को H+ का भी जोड़ना पड़ेगा। तो pH थोड़ा सा दोस्तों आपका कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल वाटर में 10⁻⁷ H+ पहले से होता है। तो यहाँ पर 10⁻⁸ मोलर HCl है, तो आपका H+ भी आ जाएगा, 8 से आपका और कम हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4- इज HPO4-। सही बात है, कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको क्या करना है, H+ निकाल लेना है। आप H+ निकाल लेंगे तभी तो वो बाद में किसी से H+ लेगा। तो यहाँ पर हम H+ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर H2PO4- से HPO4 बन जाएगा। सही बात है। KW इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है, KW आपका इंक्रीज करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। When a solution of weak monoprotic acid is titrated against a strong base at half neutralization point, pH is equal to half Ka। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो pH जो है मेरा Ka के बराबर मेरा यहाँ पर हो जाता है। pH क्या होता है, pH आपका होता है pKa प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, तो A- अपॉन HA-। हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे लगभग A- और HA बराबर हो जाएंगे, तो ये log 1 0 हो जाएगा। तो pH आपका pKa के बराबर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद व्हेन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूँ 1000 से, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो 3 बाहर आ जाएगा, डिक्रीज बाई 3 आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस में होता है ना, तो ये -3 हो जाएगा। पर मैग्नेट टाइट्रेशन आर नॉट परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। सही बात है, HCl के प्रेजेंस में हम दोस्तों पर मैग्नेट टाइट्रेशन नहीं करते, क्योंकि क्लोरीन बन जाती है। तो
असर्शन रीजन 2 है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद इसका पीएच अब मेरे को बता दीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँगा ना, मेरे को बेस दिया है तो पीओएच मैं पता है मैं कैसे निकालूंगा, पीओएच मैं निकालूंगा पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड प्लस लॉग बेस 10 जो आपका सॉल्ट अपॉन बेस है। और यहाँ पर मेरे को पी के डब्ल्यू और लॉग सी भी लेना पड़ेगा, तो फिर मैं पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। और यहाँ पर कंसनट्रेशन किसका लेंगे, सॉल्ट का लेंगे। तो कंसनट्रेशन यहाँ से आपका दोस्तों निकल जाएगा 2 मिली मोल है, तो यहाँ पर मेरा 1/30 मोल यहाँ से दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl किस में मैक्सिमम होगी, यहाँ पर Cl माइनस होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ पे Cl माइनस होगा, यहाँ पर Ag प्लस होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ भी नहीं होगी। डी आयनाइज में कुछ भी नहीं होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ Br2S3, तो फिर अगर मैं दोस्तों बात करूँ Br2S3 की, तो ये मेरे को क्या देगा, 2Bi3 प्लस 3S2 माइनस, सही बात है, यही मेरे को ये दे देगा। तो इसका मैं पता है KSP कैसे लिखूंगा, इसका मैं दोस्तों KSP लिखूंगा 2S जो आपका Bi का है उसके मैं, ये मेरा 2S बनेगा और इसकी पावर मैं लगाऊंगा 2 क्योंकि यहाँ पर 2 ये है, और ये मेरा दोस्तों 3S बनेगा, 3 इंटू सॉल्युबिलिटी बनाएगा, इसकी पावर में लगाऊंगा 3। तो यहाँ से मेरा दोस्तों आपका जो भी है वो दोस्तों आपका आ जाएगा, जो आपका 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 दिया है। 2S Br2 के लिए मैं लगाऊंगा ऊपर 2 और यहाँ पर 3S के लिए ऊपर लगाऊंगा 3। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाय लुईस एसिड कंसेप्ट, गलत बात है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट से हम दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं वाटर का। वाटर एक्ट्स एज एन एसिड विथ NH3 एंड एज अ बेस विथ H2S, सही बात है। एज एन एसिड एक बेस है आपका NH3 तो उसके साथ एक एसिड की तरह काम करता है H2O, उसने अपना H प्लस दे दिया, यहाँ पर बेस की तरह काम करता है H2S के साथ एक H प्लस ले लिया। इसके बाद इन टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिथाइल ऑरेंज इज अ सुटेबल इंडिकेटर, सही बात है। मिथाइल आयरन का दोस्तों सुटेबल इंडिकेटर आपका होता है। फॉर टाइट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड NaOH फेनॉल्फथलीन इज नॉट सूटेबल, गलत बात है। फेनॉल्फथलीन का भी हम दोस्तों यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दोस्तों काम करेगा, अगर मैं दोस्तों SN4+ की बात करूँ ना तो ये आपका दोस्तों स्टेबल होता है। SN4+ SN2+ से आपका स्टेबल होता है, तो ये आपका कुछ नहीं करेगा। SN2+ जाना चाहेगा SN4+ में, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा। इसके बाद Tl+ मेरे पास है, तो यहाँ पर Tl+ है, तो यहाँ पर Tl+ जो है अपने आप को रिटेन करेगा, तो ये दोस्तों ऑक्सीडाइज कर देगा खुद को दोस्तों। ये मतलब ये भी दोस्तों आपका स्टेबल ही है, मतलब Tl3+ तो आपका Tl+ में जाएगा, तो ये आपका करेगा। और Pb4+ जो आपका Pb2+ में जाएगा, तो ये दो आपके हो जाएंगे जो खुद को रिड्यूस करेंगे, खुद सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। व्हेन MnO2 एंड H2SO4 इज एडेड टू सॉल्टेन द ग्रीनिश येलो गैस दोस्तों निकलती है, तो ग्रीनिश येलो गैस NH4Cl से निकल सकती है, Cl2 वाली, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों IOC के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और दोस्तों डिस्प्रपोर्शनेशन भी आप पढ़ के जाइएगा कि अगर दोस्तों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में हो तब आपको डिस्प्रपोर्शनेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो और दोस्तों इसका PDF भी आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आप इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।